झनक पहुंची अपनी मां की मौत के बाद उससे मिलने। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दोस्तों, नूतन की हो गई है मौत, आदित्य के फूल के सामने सच्चाई का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, इधर अनिरुद्ध ऋषि के बीच बातचीत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है, जहाँ पर अनिरुद्ध ये कहता है कि देखो ऋषि, अगर तुम मानो या ना मानो, अगर मैं इस बात से इनकार कर दूं तो ऐसे ऋषि कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी हैं। अगर आप इसका रिस्क नहीं उठाएंगे ना, तो जो चीज़ें हम उठाना पड़ेगा। लेकिन अनिरुद्ध ये कहते हैं कि तुम क्यों उठाओगे, तो साफ साफ बोल देता है कि अगर ये आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो हम क्यों उठाएंगे, इसलिए हमें उठाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मजबूरन आप आपने स्वीकार किए कि आपकी बेटी है। अगर आपने पहले इज्जत दी होती तो इसे स्वीकारा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। जहाँ पर झनक साफ साफ ये कह देती है कि देखो ऋषि, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, नहीं तो फिर ऋषि कहता है नहीं तो क्या मतलब ये। तभी वो न जाने वहाँ कहाँ से चिट्ठी छीन लेता है अनिरुद्ध के हाथों से ऋषि, और कहता है यह आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप जो हैं जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये चिट्ठी आप रख के क्या करेंगे। जहां अंदर हो जाता है शक कि ऋषि कहीं बड़ा गड़बड़ बवंडर ना खड़ा कर दे, क्योंकि ऋषि के हाथ में वो चिट्ठी लगी है, वो कुछ भी कर सकता है। अमृता को जो अनिरुद्ध को आज भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता हुआ है कि दूसरी तरफ जहाँ पर नूतन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, प्रसर उसे बार बार विनती करता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं किया, लेकिन तुमसे सच्चा वाला प्यार किया है। भला हो पत्नी नहीं वाला नहीं प्यार नहीं रहा, लेकिन हमारा जो प्यार है वह सच्चे वाला है। जहाँ पर नूतन बहुत ज़्यादा घबरा ख़राब बोलती है और बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम जो है किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेना। तभी यहाँ पर पराशर को थोड़ा सा लगता है कि इसको गर्मी लग रही है, क्योंकि हाफ चढ़ रहा था और वो हाँफ रही थी। सभी को बाहर भेज देता है पराशर, और लोगों को आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बातें इस तरह की बढ़ जाती है कि नूतन आखिरी सांस तक यह कहती है कि पराशर आप बहुत ही अच्छे हैं और आप जो एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लीजिएगा हमारे मरने के बाद, और आपने बहुत ज़्यादा कष्ट किए हैं। आप भले ही भी हमारी पत्नी मान चुके हैं, लेकिन हम आपको नहीं मान सकते अपना पति के साथ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हाँ, हम यह कहते हैं कि आपको जिस तरह से मैंने सपोर्ट किया है, बस ऐसा कीजिएगा कि हमसे अच्छा बेहतर आपका ख्याल रख सके। मैंने आपका ख्याल नहीं रखा अच्छे से। जहाँ पर पराशर यह बोलता है नहीं नूतन, मैं तो तुम्हें देख कर ही खुश हो जाता हूँ। जैसे ही तुमको देखता हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुम ऐसी वैसी बातें प्लीज़ ना बोलो तो ही अच्छा हो रहेगा। दूसरी तरफ ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा होता है ऋषि के घर में, क्योंकि ऋषि हॉस्पिटल के लिए आया है ताकि सब राय सलाह ले सके आखिरकार फूल के साथ क्या करना है। घर में साजिश। जो लोग फूल का नाम सुनते हैं और ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसे में बताओ कि वह लड़की यहाँ पे एक दिन भी ठीक हो जाए तो यहाँ पे कैसे रहेगी, गांव भेज दिया जाएगा उसको। जहाँ पर इसकी माँ उसे पूछती है, लेकिन ऋषि यह बोलता है कि वह ठीक हो जाएगी तो उसे घर कैसे भेज दूंगा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसके पिताजी वहाँ नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में हम उसको कैसे भेज सकते हैं। लेकिन सभी की बातें जो ना अलग अलग होती हैं। ऋषि उसी बीच यह कह देता है कि अगर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रही तो फूल इसी घर में रहेगी। लेकिन मुखिया जी को काफ़ी ज़्यादा खुशी फील होती है कि ऋषि आज यह बात सुनकर, ऋषि की बात सुनकर मुखिया जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर पराशर बस बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि नूतन की बातें उसे चुभती हैं कांटे की तरह। उसका कहना है कि नहीं, तुम्हें मतलब जिंदा रहना होगा देखने के लिए आपकी जो बेटी है वह डॉक्टर बनने, क्योंकि नूतन यह चाहती है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और यहाँ पर डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, ऐसा सेवा करे। पराशर कहता है उसे बनाऊंगा, लेकिन तुम रहोगी तब तो देखोगी। जहाँ पर दूसरी तरफ ऋषि साफ साफ बोल दिया कि अगर फूल ठीक भी हो सक जाती है तो इसी घर में हमारे साथ रहेगी, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है। घर वालों को नाराज़ होते मुखिया जी कहते हैं
क्यों, क्या दिक्कत है उसको इस घर में रहने के लिए। लेकिन घर वाले ये कहते हैं कि वह किस हक से यहाँ रहेगी। जहाँ पर ऋषि सबका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, हमने वादा किया है कि अगर उसकी वो नहीं उठती तो उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। इधर जो नूतन है वह शायद आखिरी सांस में पराशर से बातें कर रही हैं। वादा करवाती है, प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए, मेरी बात को आप वादा निभाइएगा। इधर घर में अभिमन्यु बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे होते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे। लेकिन इसी बीच जो है कि ऋषि जिस तरह से बातें ऋषि के मुंह से निकल जाता है, शक हो जाता है मुखिया जी को कि क्या तुमको उसके पिताजी के बारे में पता चल गया है। लेकिन इधर जो है अब नूतन आखिरी सांसें गिन रही होती हैं। वादा जो नहीं कर पाता है पराशर, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझसे वादा करो, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाओगे, आप शादी कर लोगे। लेकिन पराशर वादा नहीं कर पाता क्योंकि उसके इतना हिम्मत नहीं है वादा कर सके। वो सिर्फ इधर उधर की प्यार बातें करता है। जब सच्चाई सबके सामने खुलकर आती है तब यह लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अब अजब टाइम पे बातें कर रहा है। लेकिन मुखिया जी उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, आखिर यह क्या करेगा, इसकी जिम्मेदारी बन रही है तो करेगा ना, आखिर अलग अलग से बीच मजबूरी है। लेकिन उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है, अगर वह यहाँ पर आएगी ना तो हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। इधर जब अदिति मना कर देती है शादी करने से, तभी यहाँ पर ऋषि घबरा जाता है। जहाँ अनिरुद्ध कहते हैं, तुम लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ फूल कहती है कि अदिति दीदी अब बेकार में टेंशन ले रही हो, हम जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो हम वापस गांव चले जाएंगे और आप लोग की ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। कभी यह कहने के बाद थोड़ा सा अदिति को लगता है, बट अदिति जो है आज भी जीत और हुई है और वहाँ पर ऋषि का थोड़ा सा सपोर्ट करती है। अनिरुद्ध की आप लोग की शादी होने वाली है और किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा हो आखिरी पल है तो उसको कैसा लगेगा। ऋषि तुम ज़रा खुद सोचो। ऋषि बोलता है कि देखो अदिति, इतना भी ज़्यादा तुम जो सोच रही हो ना वैसा कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरा ही मजबूरी तो तुम समझोगी तो नहीं तो और कौन समझेगा। ऐसे अनिरुद्ध अंकल, हमें आपसे न कुछ तो बात करनी है तो अकेले में बात करना है तो अदिति के सामने नहीं हो सकती। फिर अनिरुद्ध जो है अदिति को बोलता है कि तुम कॉलेज चली जाओ और हम लोग इन सब कुछ बातें करके ना फिर आते हैं। जहाँ पर फूल को चिंता हो रही होती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोग अकेले में करना चाहते हैं, और अदिति को ऋषि जो है कुछ समझा देता है कि तुम भी ना इतना जिस तरह से सेव करती हो तर मत करो। इधर दूसरी तरफ में जो है इन लोगों ने जाने के बाद पुतुल समझाती है फूल को कि तुमको यहीं पर रहना है और कहीं नहीं जाना है, अब सिर्फ हमारे घर में शहर में रहकर तुमको अपना पढ़ाई करना है। दूसरी तरफ नूतन की हालत ख़राब हो जाती है। पराशर आता है मिलने के लिए और उसे यह कहता है कि देखो नूतन, मैं अब कब से तुमसे शादी करना चाहता था, तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तूने आज तक जो सर जी को छोड़ा ही नहीं, उसके सिवा तुम्हारा दुनिया में कोई है नहीं। और तुम जो जिस तरह से अभी हालत हो गई है ना, हमें कोई फ़ोन तक नहीं किया, वहाँ बिटिया की हालत ख़राब है, यहाँ पर तुम्हारा बताओ हम कैसे करेंगे। और तुम प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाना, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं। लेकिन नूतन की हालत देखकर नहीं लगता कि वह जी पाएगी। बट पराशर जो है ढेर सारे वादे कर लेता है और नूतन बस देखती रह जाती है। पराशर को रोता हुआ चेहरा देखकर सब पूरे गांव वाले रोने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, इतना जल्दी झनक तबीयत ख़राब हो गया, हम बाहर से थे, सोचे नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं हो पाया। तभी नूतन की आंखों बंद करना शुरू कर देती है। इधर दूसरे तरफ में ऋषि और अनिरुद्ध के बीच जो खास बातें हो रही होती हैं, तभी यहाँ पर कहता है कि क्या बात है ऋषि, तुमको यहाँ पर क्यों बुलाए हो, और तुम जो आजकल अदिति को दिल पर नहीं ले रहे हो। तभी ऋषि बोलता है, आप इतना सवाल कर रहे हैं ठीक है, बट उसके पहले
चिट्ठी लीजिए, इसमें पढ़िए एक बार। तभी बोलता है ठीक है मैं पढ़ लूँगा। लेकिन वो जो है और अदिति के बारे में बात करते हैं। फिर ऋषि बोलते हैं एक बार आप चिट्ठी को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके मन में जितने सवाल चल रहे हैं शायद कम हो जाएंगे। आखिर ये सोचता है कि अनिरुद्ध ऐसा क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तुमने पढ़ाई किया तो बोला हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, बस आप एक बार पढ़ लीजिए। मैंने खोला नहीं है, सिर्फ आपके लिए भेजा गया है और आप ही इसको खोलेंगे। तभी जैसे ही सर जी देखता है न कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समझ जाता है अनिरुद्ध यह तो नूतन का लिखा हुआ है और नूतन के वो सारे पुराने पल उसकी आंखों के सामने गुजरने लगते हैं। इधर जिस तरह से नूतन ने इस चिट्ठी को लिखा है और वह जिस तरह से पुरानी यादें जो हैं उसकी ताज़ा हो रही हैं, वह सारी बातें और देखने के बाद ऐसा मानते हैं लगता है कि अनिरुद्ध के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जब उसकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी वह सारी बातें भी उसको अभी तक याद हैं। और यहाँ तक वो लिख देती है कि किस तरह से मैं डांस करती थी तो आप मेरे पीछे से देखते थे, लुका छिपी, और जब मैं डांटा करती थी आपको तो तभी आप अनिरुद्ध सोचने लग जाता है कि वह पल तो नाव के हुआ करता था। गुलाब देने आई थी उसे, जिस तरह से नूतन हालत के लिखी थी उसी तरह से अभी जो नूतन की माँ भी हमको दी थी, और उस फर्ज को और पूरा नहीं कर पाया। जबकि बोली थी कि इसका साथ मत छोड़ना, कभी कोई दिक्कत कष्ट मत देना। लेकिन ऐसे में अनिरुद्ध यह सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि उसके घर में किस तरह से मैं नौकरानी बनाकर लाया था झनक को, और आज देखो मेरे ज़िंदगी में भी नहीं है। बट नूतन सारी बातें जो है इस एक चिट्ठी में की कैद करके लिख दी। वो यहाँ तक लिख दी कि हमको नहीं पता था कि यह चिट्ठी आपके साथ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, बट उम्मीद थी कि आखिर समय तक आप तक किस तरह भी पहुँचाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है